नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ हैंसन एंड हक्सले। हैंसन और हक्सले ने मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन हेड पे स्लाइड करता हुआ अंदर आता है और इसी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये रिलैक्स मसल है, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। तो रिलैक्स मसल में देखिए कि जेड लाइन थोड़ी दूर है और कॉन्ट्रैक्टेड मसल में जेड लाइन क्या हो गई, पास आ गई। फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में जेड लाइन की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो लगभग आधा हो जाता है अगर फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल की हम बात करें तो। इसमें क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन पे स्लाइड करके अंदर आता है। जब अंदर आता है तो आप देख रहे हो कि एच जोन वो कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड, क्योंकि आई बैंड ऐसे होता है, आधा जेड लाइन की इधर और आधा इधर, तो यहाँ पर आई बैंड भी क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। मगर ए बैंड जो मायोसिन के एक एंड से दूसरे एंड तक है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो। ये कुछ बातें लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लिखिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन या इट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सेंटर ऑफ द सार्कोमियर में आता है। तो लिखिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन, actin filament slides over myosin towards the center of sarcomere, towards the center of sarcomere, towards the center of sarcomere, sarcomere के सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट करके आने लगता है। इससे होता क्या है कि पहला पॉइंट लिखिए, H zone decreases, H zone decreases। और अगर फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल है तो फाइनली ये लगभग डिसअपियर ही हो जाता है H zone। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा एच जोन डिक्रीजेस। और आई बैंड, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी कम हो रहा है क्योंकि सारे जेड लाइन इधर से अलग अलग अंदर आ रहे हैं। जेड लाइन के बीच की दूरी कम हो रही है और ये वाली दूरी भी कम हो जा रही है। तो नेक्स्ट लिखिए, आई बैंड डिक्रीजेस, आई बैंड डिक्रीजेस, आई बैंड डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। ए बैंड चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, ए बैंड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आना, चाहे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो। तो कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन और आई बैंड घटे और रिलैक्सेशन में एच जोन और आई बैंड क्या होंगे, बढ़ेंगे। और ए बैंड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए बैंड, ठीक है। मगर एक चेंज और आता है कि ये एक्टिन स्लाइड करके मायोसिन के पास आता है। तो देखिए, पहले एक्टिन और मायोसिन के बीच में असल में जो ओवरलैपिंग थी वो ये और ये थी। मगर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन की असल में जो ओवरलैपिंग वो बढ़ जा रही है, रियल ओवरलैपिंग वो बढ़ जा रही है। तो यहां पर एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ती है। यहाँ पर देखने को तो ये बैंड है मगर एच जोन काफी ज्यादा है। जितना एच जोन घटेगा इसका मतलब उतनी ही ज्यादा एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग बढ़ेगी। और जो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होती है ना डियर एक्टिन और मायोसिन की, कहने का मतलब इधर ये और इधर ये जो ओवरलैपिंग है, एग्जैक्ट ओवरलैपिंग यही है। इसको एक और नाम दिया जाता है ओ बैंड का। क्या दिया जाता है, ओ बैंड का। तो ओ बैंड इज द एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। जो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग है वो ओ बैंड है। और यहाँ पे ओ बैंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, जरा देख के बताइए, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि एक्टिन और मायोसिन ऐसे हैं तो उनकी ओवरलैपिंग बढ़ती है, एक्टिन साइड करके अंदर आ रहा है। तो देखिए, ओवरलैपिंग पहले इतनी थी, जो ओवरलैपिंग थी ये वो ओ बैंड था, ये बढ़ता गया, ओ बैंड बढ़ता गया। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में देख रहे हो आप, ये देखिए ओ बैंड वो बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, पहले तो ओ बैंड लिख लीजिए। ओ बैंड क्या है, ओ बैंड इज द एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन।
O band is the exact overlapping of actin and myosin. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा O band increases during muscle contraction. O band increases during muscle contraction. O band increases during muscle contraction. O band muscle contraction में बढ़ रहा है ना, क्योंकि O band बढ़ता है इसका मतलब S zone घटता है, I band घटता है, A band कांस्टेंट रहता है, मगर O band वो बढ़ता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और इसका उल्टा होता है मसल रिलैक्सेशन में, एक्सेप्ट दिस थिंग कि A band रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे है? अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंपल्स आएगी। वो इंपल्स आगे जाती है, क्या जाती है मैं शुरू में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर यहाँ डायग्राम से एलॉबरेट करता हूं। जब इंपल्स आती है तो कैल्शियम आयन का रिलीज कराती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन टीपीसी से जाके बाइंड करता है। ट्रोपोमायसिन ट्रोपोनिन ये एक्टिन पर मायसिन बाइंडिंग साइट को छुपा के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, मगर जब कैल्शियम आता है और टीपीसी से लगता है तो पूरा स्ट्रक्चर वहां से हट जाता है और मायसिन बाइंडिंग साइट को फ्री कर देता है। मायसिन बाइंडिंग साइट फ्री होते ही मायसिन इससे अटैच होता है और इसे अंदर की तरफ खींच कर ले आता है, किसको? एक्टिन को, और इसी से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सीधी सी बात है कि जब तक कैल्शियम नहीं आता तब तक एक्टिन पे जो मायसिन बाइंडिंग साइट है वो इनहिबिटेड रहती है, और इसीलिए मायोसिन उससे जुड़ नहीं पाता, जबकि मायोसिन हमेशा तैयार है एक्टिन से जुड़ने के लिए। दिक्कत क्या है कि एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट को ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन प्रोटीन ने छुपा रखा है। पर जैसे ही इंपल्स आती है कैल्शियम आयन का रिलीज होता है, वो कैल्शियम आयन टीपीसी से कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से अटैच होता है और पूरे ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट कर देता है। कहां से? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन से शिफ्ट कर देता है, एक्टिन पर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, जिससे मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन बिकम्स फ्री, और जैसे वो फ्री होती है मायोसिन उससे अटैच हो जाता है और वो फिर स्लाइड करके एक्टिन को अंदर लाता है और इसी से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। पर एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे चलते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, ये इंपल्स आई सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो इंपल्स आई वो ये मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा मसल के पास। ये जो न्यूरॉन है असल में कौन सा न्यूरॉन है? मोटर। दिस इज मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है क्योंकि इंपल्स मोटर न्यूरॉन ही लाता है। ये मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आया और इसने मसल को इंपल्स दी। ये जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन और मसल का, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां से कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स लेता है कौन? मसल। अब हमने इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एनलार्ज कर दिया और देखा यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, जरा देखते हैं ध्यान से। जैसे ही इंपल्स आई, ये है एक्सॉन का टर्मिनल, इसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब, और ये दूसरे जो एक्सन है, दूसरा जो न्यूरॉन है उसका डेंड्रॉन हो सकता है, मोस्टली साइटोन या एक्सॉन भी हो सकता है, उसको इंपल्स देनी है। जिसको देनी है उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो एक्सन का टर्मिनल बना रहा है प्री साइनेप्टिक नॉब जो इंपल्स देगा, और जिसे देता है उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो यहाँ पे जैसे ही इंपल्स आई प्री साइनेप्टिक नॉब में, उसने कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया और कैल्शियम अंदर की तरफ डिफ्यूज करने लगा। इन चैनल के थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम अंदर आ गया। अंदर यहाँ पे ये बहुत सारी वेसिकल्स हैं। These vesicles are filled with around 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर। हर वेसिकल में लगभग 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और यहाँ मसल के केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, या इसे ACH भी कहते हैं, एसिटाइल कोलिन ACH। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसिकल्स में भरा हुआ है जो कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब होता क्या है, जैसे ही कैल्शियम इन वेसिकल्स से फ्यूज करता है, ये वेसिकल्स को शिफ्ट करा के किनारे ले जाता है। देखिए, शिफ्ट करा के किनारे ले जाता है और प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करा देता है। जैसे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं, ये बस्ट कर जाते हैं, ये वेसिकल बस्ट कर जाते हैं और इनका न्यूरोट्रांसमीटर ये इस जगह में जिसे कहते हैं साइनेप्टिक में आ जाते हैं, और ये यहाँ पर जाकर पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के रिसेप्टर पे अटैच होते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर पे अटैच होते हैं, रिसेप्टर पे Na+ चैनल ओपन हो जाता है।
Na+ चैनल के ओपन होने से Na+ अंदर आता है तेजी से, जिससे अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसके जस्ट बाहर नेगेटिव हो जाता है। जबकि इसके पहले जो कंडीशन वो उल्टी थी, अंदर नेगेटिव होता है बाहर पॉजिटिव, पर जैसे Na+ अंदर आया तेजी से अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव, इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसके बारे में और ज्यादा बात हम जानेंगे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में, आपके नर्वस सिस्टम टॉपिक में। तो ये डीपोलराइज हो गया, इसका मतलब इंपल्स इसके पास पहुंच गई। दिस इज द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, जब आगे बढ़ जाएगी इसमें। तो इसी तरह से प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, इंपल्स आई, कैल्शियम चैनल ने ओपन किया, कैल्शियम अंदर आया, Ca2+ वेस्कल से फ्यूज किया और उसको धक्का देके किनारे ले गया। उसने उसका फ्यूजन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से कराया और जैसे ही वेस्कल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करती है, बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होती है, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचे और वहां पर ढूंढते ढूंढते पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पे जो रिसेप्टर होते हैं उनसे अटैच हो गए और जैसे अटैच हुए वहां पे Na+ चैनल खुल गया। Na+ चैनल खुलने की वजह से Na+ अंदर आया और ये डीपोलराइज हो गया दूसरा न्यूरॉन, और वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फिर आगे जाती है और फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराती है। कैसे, वो जरा देखते हैं। ये इंपल्स आ गई, ये सार्कोलेमा से होती हुई टी ट्यूब्यूल से होती हुई अंदर पहुंचती है। इस टी ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने पहले दी थी। तो इंपल्स टी ट्यूब्यूल से होते हुए अंदर पहुंची, टी क्यों, क्योंकि देखिए ये इनवेजिनेशन है एक तरह से सार्कोलेमा का। इधर कहीं जेड लाइन होती है, उसके पास से आता है टी ट्यूब्यूल, इस तरह से यहाँ जेड लाइन होगी, उसके बगल से नीचे आ गया सार्कोलेमा, उसी को टी ट्यूब्यूल कहते हैं। यहां से इंपल्स फ्लो करके आती है। अब इस इंपल्स को सही तरह से डायस्ट्रोफिन प्रोटीन आगे प्रोपेगेट कराती है। डायस्ट्रोफिन प्रोटीन जो कि हम सब में होती है, पर कुछ लोगों में जन्म से ही डायस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होती, तो उनमें एक डिजीज होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिनमें उनकी स्केलेटल मसल्स वीक हो जाती हैं और फाइनली पैरालिसिस हो जाता है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं। और लास्ट ईयर ही इसको नीट ने पूछा था कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी में क्या होता है। तो क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है इन विच डायस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म इन द इंडिविजुअल बिकॉज द जीन फॉर डायस्ट्रोफिन इज एब्सेंट इन द इंडिविजुअल, क्योंकि डायस्ट्रोफिन का जीन उस इंडिविजुअल में एब्सेंट होता है। ये डायस्ट्रोफिन इस इंपल्स को एसआर के पास पहुंचाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ Ca2+, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है Ca2+ का। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को इस तिजोरी में रखता है। असल में प्रोटीन है जो कैल्शियम से बाइंड करके रहती है। इस प्रोटीन का नाम होता है कैल्सीक्वेस्ट्रिन। तो कैल्सीक्वेस्ट्रिन के अंदर Ca2+ आयन भरे रहते हैं। जैसे ही इंपल्स आती है वो यहाँ से Ca2+ आयन का रिलीज कराता है। ये Ca2+ आयन जाता है और क्या करता है, वो चीज यहाँ दिखाई है, जरा देख लेते हैं क्या है ये, क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए ये एक्टिन है, उस पे ट्रोपोमायोसिन और ये 3 तरह की ट्रोपोनिन प्रोटीन लगी हुई है। ये टीपीआई इनहिबिटरी ट्रोपोनिन उधर लिखा हुआ है, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन एंड टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे होती है उसको इनहिबिट करके रखता है, इसीलिए इनहिबिटरी ट्रोपोनिन कहते हैं। ये कैल्शियम से जुड़ता है इसीलिए कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन कहते हैं। और ये टीपीटी ट्रोपोमायोसिन से इन सबको जोड़ के रखता है, इसलिए ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन कहते हैं। जैसे ही कैल्शियम आता है वो टीपीसी से लगता है और टीपीसी से लगते ही इस पूरे में कन्फिगरेशनल चेंज आता है और उस कन्फिगरेशनल चेंज की वजह से पूरा जो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से शिफ्ट हो गया, ये कैल्शियम लगा हुआ है टीपीसी पे। जब ये शिफ्ट हो गया तो देखिए ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन दैट बिकम्स फ्री। इसके शिफ्ट होने से ही जो एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री होती है। फ्री होते ही मायोसिन झम से लग जाता है, क्योंकि मायोसिन तो वेट ही कर रहा था, उसको तो लगना ही था, वो लगा और लगते ही उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा दिया। तो इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन के रिलीज की वजह से। मगर ये रिएक्शन देखिए रिवर्सिबल भी है। इसका मतलब कैल्शियम हट जाएगा, अगर कैल्शियम को यहाँ से हटा दो टीपीसी से तो वापस से ये स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन चेंज की वजह से शिफ्ट होके वापस से मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन को ब्लॉक कर देगा, जिससे रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसका मतलब अगर कैल्शियम हटा दे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। ये Ca2+ हटा दिया गया तो क्या हो गया, रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली रिलैक्सेशन कैसा होता है जरा देखते हैं। जब इंपल्स विड्रॉ हो जाती है ना तो ACHE एसिटाइल कोलिस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन
ACH और एस्टाइल कोलिस्ट्रेज या एस्टाइल कोलिन ईस्ट्रेज ACH। ये जो एंजाइम है वो ACH को ब्रेक कर देता है, ये ACH को यहाँ से ब्रेक कर देता है और जैसे ही ब्रेक करता है ACH वापस अंदर चली जाती है और वेसिकल्स में चली जाती है। वो जब यहाँ से ACH हट गया, एस्टाइल कोलिन हट गया, तो इंपल्स खत्म हो गई, क्योंकि इंपल्स तो खत्म ही थी। यहाँ Na+ चैनल बंद हो गए और जो कैल्शियम का रिलीज हो रहा था, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जा रही थी, वो रुक गई। कुल मिला के होता यह है कि एस्टाइल कोलिस्ट्रेज एंजाइम ब्रेक्स डाउन ACH ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। जब वो ब्रेक कर देता है तो इंपल्स आना बंद हो जाता है। इंपल्स आना बंद हो जाता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आना बंद हो जाता है। यही नहीं, ये कैल्शियम इट इज पम्प्ड बैक इनटू द SR फ्रॉम सार्कोप्लाज्म बाय यूज ऑफ ATP। इसका मतलब अब इस कैल्शियम को पंप कर देते हैं अंदर, वापस से कैल्शियम क्वेश्चन में जाके बाइंड कर लेता है, पर अंदर खींचने के लिए क्या चाहिए होता है? ATP। इसका मतलब जब मसल रिलैक्सेशन होता है तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में घट जाता है और वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है SR में और उसके लिए ATP भी लगती है। वो ATP ही कैल्शियम को पंप करके कैल्शियम क्वेश्चन तक पहुंचाती है। तो ये हो जाता है मसल रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? Ca2+ का। इसका हुआ Ca2+ का। साथ ही साथ Mg2+ जो था ना, वो जो ग्लोबुलर एक्टिन था उसको फिलामेंटस एक्टिन में बनाना था, ट्विन फिलामेंट में। तो Mg2+ का भी रोल है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में किन दो आयन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है? तो वो Ca2+ और Mg2+ होते हैं, Na+ नहीं होता। Na+ देख के मत बनाइए, वो इंपल्स लाने के लिए होता है। पर कॉन्ट्रैक्शन में दो आयन का ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है इंपल्स आ जाने के बाद। इंपल्स कंडक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो पूछ रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में किन दो आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो Mg2+ जो ग्लोबुलर एक्टिन को फिलामेंटस एक्टिन में बदल रहा था, और दूसरा Ca2+ जो मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन को फ्री कर रहा था, उसे आजाद कर रहा था, क्योंकि TPC से लगके इस पूरे स्ट्रक्चर को खींच ले जाता है अपने साथ, जिससे मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन बिकम्स फ्री एंड मायोसिन अटैचेस विद द एक्टिन एंड दैट कॉजेस द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से मसल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। ये बात बताती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कैसे इंपल्स आई और कैसे कैल्शियम रिलीज हुआ और कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मगर इसके अलावा भी एग्जैक्टली मायोसिन अंदर कैसे जाता है, वो क्या होता है, इस डायग्राम से समझ में आता है। NCERT का बनाई हुआ डायग्राम है, बस में कुछ बातें मैंने डायग्राम में ही लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो है मायोसिन से एक्टिन को अंदर ले जाने की जो प्रोसेस है उसको बता रहा है। अब होता क्या है, जरा देखते हैं यहाँ पे। कैल्शियम लेवल राइजेस इन सार्कोप्लाज्म, कब? जब इंपल्स आती है तो जो कैल्शियम है वो कैल्शियम क्वेश्चन से या SR से निकल के सार्कोप्लाज्म में आ जाता है और वो पहुंच जाता है एक्टिन के पास, और Ca2+ बाइंड विद TPC कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से। कन्फिगरेशनल चेंज मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री, जो आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मायोसिन के पास ADP और PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसके साथ, क्योंकि ADP का हाइड्रोलाइसिस करके ADP प्लस PI प्लस एनर्जी बनाते हैं, प्लस एनर्जी भी है क्योंकि इन्होंने ADP को अभी तोड़ा है। तोड़ने के बाद एनर्जी भी है, बचा हुआ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इनके पास है। और यहाँ पर जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन में फ्री हुई कैल्शियम की वजह से, मायोसिन जुड़ गया। देखिए जुड़ गया किससे? एक्टिन से। शेप चेंज प्रोड्यूसेस पावर स्ट्रोक। ये जो जुड़ा, ये शेप चेंज ने पावर स्ट्रोक बनाया। इसमें शेप चेंज हुआ एक्टिन मायोसिन के हेड में और वो पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस करता है। मायोसिन के हेड के पास पहले से एनर्जी है क्योंकि ATP का हाइड्रोलाइसिस वो कर चुका है, और मायोसिन हेड अब क्या करता है? जुड़ते ही जो उसमें शेप चेंज आता है उसकी वजह से इट सिवल्स इनवर्ड, ये अंदर की तरफ ऐसे आता है, अंदर की तरफ खींचता है, सेंटर ऑफ सार्कोमेर की तरफ बढ़ता है मायोसिन। साथ में किसको खींच ले जाता है? एक्टिन को, दोनों तरफ से ऐसे अंदर। ठीक है, ऐसे अंदर लेता आता है। ये मायोसिन के हेड है। तो मायोसिन हेड सिवल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेर, ये सेंटर ऑफ सार्कोमेर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अंदर की तरफ आने लगता है, खींच लाता है। मीनवाइल ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या PI को रिलीज कर देता है, यहाँ आता है, खींच लाता है। देखो मायोसिन हेड यहाँ से खींच कर आया तो एक्टिन को भी अपने साथ ले आया अंदर की तरफ, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ADP एंड P या फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर रिलीज्ड, PI लिख सकते हैं आप। अब जब यहाँ ले आया
अब रिलैक्स होने की बारी है, मगर रिलैक्स होने के लिए इसको एटीपी चाहिए। अगर एटीपी नहीं मिलेगा तो रिलैक्स ही नहीं होगा। एटीपी के बाद ही छोड़ेगा मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन को। तो यहाँ पे एटीपी मायोसिन हेड से जैसे बाइंड किया इसने छोड़ दिया, एक्टिन को छोड़ दिया और फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। इसको खींच के लाया, छोड़ते अपनी पोजीशन पे आ गया, खींच के लाया, एटीपी लगा, अपनी पोजीशन पे आ गया छोड़ के। तो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब इसी एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो एनर्जी मिली, एटीपी और पीए और साइकिल रिपीट हुई। याद रखिएगा ये एक एटीपी ही साइकिल को बढ़ाएगा। ये एटीपी जुड़ते ही एक्टिन ने मायोसिन को छोड़ दिया, मायोसिन ने एक्टिन को छोड़ दिया। इसी एटीपी की एनर्जी से ये सब हुआ, फिर नया एटीपी आया। तो एक मायोसिन हेड जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है उसमें एक ही एटीपी लगता है, मगर मसल एक मायोसिन हेड के लिए बनी होती, वहां पर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ मायोसिन हेड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मसल, कितनी बड़ी मसल है उसी हिसाब से। ये एक हेड के लिए एक एटीपी चाहिए, जितने हेड होंगे हजारों लाखों उतने ज्यादा एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ मायोसिन हेड, उतने ही एटीपी चाहिए होंगे। तो एटीपी एक ही लगता है इस साइकिल में, दो नहीं लगता। जो कहीं एटीपी नहीं लगा है, जो बच्चों का जनरल कंफ्यूजन होता है, एटीपी ये है, हाइड्रोलिसिस हुआ, उसी की एनर्जी से ये सब हुआ और नया एटीपी आगे फिर लगा। एक ही लग रहा है, दो नहीं लग रहा कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक, रिलैक्सेशन के लिए एक। जी नहीं, जो एटीपी यहाँ लगा उसी से रिलैक्स हो गया, उस एटीपी ने अपनी एनर्जी का भी यूज नहीं किया रिलैक्स होने के लिए। एटीपी लगते जो कन्फर्मेशन चेंज हुआ उसकी वजह से हट गया, अपनी जगह पे आ गया। अब एटीपी को इसने तोड़ा और दोबारा जुड़ा, तो एटीपी की एनर्जी का यहाँ यूज किया और एटीपी के लगते ही जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, कन्फिगरेशनल चेंजेस हुए, उसकी वजह से मायोसिन हेड ने एक्टिन को छोड़ दिया और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। बात को समझे आप? अगर बात को समझ गए हैं तो डायग्राम तो आपके रिवीजन के लिए, पर कुछ बातें आप लिख भी लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। वो जरा इन बातों को लिखिए। शुरू में आपने लिखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से बैंड पे क्या फर्क पड़ता है, इम्पल्स कंडक्शन में क्या प्रोसेस हुई वो मैं नर्वस सिस्टम में भी आपको लिखाऊंगा, जहाँ लिखाने की जरूरत नहीं। और इम्पल्स पहुंची एसआर के पास फाइनली और कैल्शियम का रिलीज कराया, उससे क्या चीजें हुई वो भी आपने देखा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए जरा इसके बारे में लिखने के लिए, पावर स्ट्रोक एंड द रोल ऑफ एटीपी। पावर स्ट्रोक एंड द रोल ऑफ एटीपी। पावर स्ट्रोक एंड रोल ऑफ एटीपी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, while the muscle is relaxed, while the muscle is relaxed, ATP attaches to ATP binding site on myosin head. While the muscle is relaxed, ATP attaches to ATP binding site on myosin head. असल में ये मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है जिससे आके अटैच होगा। एटीपी के अटैच होने पर ही मसल रिलैक्सेशन का प्रोसेस चालू होता है। एटीपी अटैच होते ही मायोसिन हेड एक्टिन को छोड़ देता है। तो व्हाइल द मसल इज रिलैक्स, एटीपी अटैचेस टू एटीपी बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन हेड। ब्रैकेट में लिख लेना मायोसिन क्रॉस ब्रिज, क्योंकि क्रॉस ब्रिज अभी बना हुआ है, एटीपी लगने में टूटेगा, तो ब्रैकेट में लिखना है मायोसिन क्रॉस ब्रिज। ठीक है। A portion of each myosin head act as an ATPase. A portion of each myosin head act as an ATPase. Bracket में लिखिए an enzyme that splits ATP into ADP plus phosphate through hydrolysis reaction. ADP plus phosphate through hydrolysis reaction, bracket close, full stop. This reaction transfers energy from ATP to myosin head. This reaction transfers energy from ATP to myosin head. ATP to myosin head even before contraction begins. Even before contraction begins. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ उसके पहले ही मायोसिन एनर्जाइज स्टेट में आ जाता है डियर। ठीक है। इवन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, फुल स्टॉप। द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस आर दस
या मायोसिन हेड लिख लीजिए, मायोसिन हेड आर दस इन एन एक्टिवेटेड, मायोसिन हेड are thus in an activated not inactivated, activated or energized state, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ही मायोसिन के हेड वो एनर्जाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, एनर्जाइज्ड स्टेट में रहते हैं, उनके पास एनर्जी रहती है। ठीक है, तो दूसरी लाइन लिखिएगा जरा, दूसरी लाइन लिखिए, when the sarcoplasmic reticulum releases, या SR भी लिख सकते हैं, when the sarcoplasmic reticulum releases Ca2+, when the sarcoplasmic reticulum releases Ca2+, its level rises in sarcoplasm, किसका? Ca2+ का। When the sarcoplasmic reticulum releases Ca2+, its level rises in the sarcoplasm, full stop. Rise in Ca2+, helps to bind, rise in Ca2+ helps to bind Ca2+ with TPC, Ca2+ with TPC, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, with TPC, बोर्ड पे लिखा हुआ है, with TPC कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, which makes a configurational change, that moves away tropomyosin troponin complex from myosin binding site on actin, thus myosin binding site on actin becomes free, full stop. Next point लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, the activated myosin head spontaneously binds to the myosin binding site on actin. The activated myosin heads spontaneously binds to the myosin binding sites on actin, full stop. Next point, fourth point, the shape change that occurs as myosin head binds to actin, produces the power stroke of contraction, full stop. During the power stroke, the myosin heads swivel, SWIVEL written on the board, the myosin head swivel towards the center of the sarcomere, full stop. This action draws the thin filaments, मतलब actin, this action draws the thin filament, ब्रैकेट में actin भी लिख लीजिएगा, this action draws the thin filament towards the H zone, full stop. At this time myosin head releases ADP and PI, and inorganic phosphate,
इस समय पे एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी रिलीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, once the power stroke is complete, ATP again combines with the ATP binding sites. ATP again combines with the ATP binding sites on the myosin head. As ATP binds, the myosin head detaches from actin. Next point, 6 point लिखिए आप. Again the myosin ATPase splits. ATP, transferring its energy to myosin head. Which returns to its original upright position. आखिरी पॉइंट लिखिए. The myosin head is now ready to combine with another. Myosin binding site further along the thin filament. ब्रैकेट में actin. तो देखिए इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाता है डियर, ठीक है. और मायोसिन हेड हमेशा अंदर की तरफ आता रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है. मगर ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर बार एक्टिन अंदर ही आए और मसल शॉर्टन हो, ऐसा हमेशा नहीं होता पावर स्ट्रोक में. कभी कभार क्या होता है ना कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, मतलब एक्टिन अंदर नहीं आता, उसे हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. हेडिंग डाल लीजिए. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जैसे कोई चीज आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी मसल मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ जाता है, मगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है यहाँ पे, वो जुड़ेगा नहीं. तो आपने बकेट फुल ऑफ वाटर उठाई तो नीचे चली जाएगी. तो ऐसे करके आप उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं मगर वो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वो अंदर की तरफ नहीं आ रही. एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए आपस में बस पावर स्ट्रोक के समय, और वो अंदर बाहर कहीं नहीं कर रहे. इसे कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो इस बात को भी जरा लिख लीजिए, अलग से पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है. देखिए, the power stroke does not always result in shortening of muscle fibers. Full stop. Contraction without shortening is called as isometric contraction. Isovolumetric नहीं, वॉल्यूमेट्रिक भी उतना सही नहीं है यहाँ पे. आइसोमेट्रिक भी लिख सकते हैं, पर मोर करेक्ट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, trying to lift a heavy object. In this case, myosin head swells and generate force. But the thin filament do not slide inward. Do not slides inward. ठीक है. अब नेक्स्ट टेक्निक डाल लीजिए रिलैक्सेशन. वो भी हमने आपको बताया, वही बात लिख लेते हैं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे. बोली गई बात आपको बार बार सुननी पड़ेगी, पर कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसीलिए वो बात भी लिखा देते हैं. पर हाँ, वीडियो अगर एक दो बार देखना पड़े तो जरूर देखिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और सबसे बड़ी बात कि इससे क्वेश्चंस थोड़े टफ बन जाते हैं, बच्चों को टफ लगता है, और ये टफ नहीं है अगर आप बहुत मन से पढ़ते हैं. तो लिखिए रिलैक्सेशन
क्या क्या चेंजेस होते हैं जो एक मसल को परमिट करते हैं रिलैक्सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद? देखिए, फर्स्ट एस्टाइल कोलिन इज रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम। फर्स्ट एस्टाइल कोलिन इज रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एस्टाइल कोलिन ईस्ट्रेज, ACETYLCHOLINESTERASE, ACHE जिसे हम कहते हैं एस्टाइल कोलिस्ट्रेज। फुल स्टॉप। व्हेन एक्शन पोटेंशियल सीजेस इन द मोटर न्यूरॉन्स, when action potential ceases in the motor neurons, release of ACH stops, ACH का मतलब acetylcholine, release of ACH stops, and ACHE rapidly breaks down ACH, and ACHE, acetylcholinesterase, rapidly breaks down the ACH already present in the synaptic cleft, already present in the synaptic cleft. This ends the generation of muscle action potential. This ends the generation of muscle action potential, and the Ca2 plus release channels, and the Ca2 plus release channels in SR membrane closes. SR membrane closes. SR membrane closes. तो Ca2 प्लस रिलीज चैनल जो एसआर मेम्ब्रेन में वो भी क्लोज हो जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में है दैट इज एक्टिवली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी पम्प्ड बैक इनटू द एसआर। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिए, द Ca2 प्लस आयन प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, द Ca2 प्लस आयन प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म इज पम्प्ड बैक इनटू द एसआर, इज पम्प्ड बैक इनटू द एसआर, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर पंप हो जाता है। जब कैल्शियम हट गया डियर तो वापस से ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स घूम जाता है, ये रिवर्स रिएक्शन होती है। फिर से मायोसिन बाइंडिंग साइट वो इनहिबिट हो जाती है एक्टिन पे, और मायोसिन का हेड वो एक्टिन से या थिन फिलामेंट से बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आप रिपीट करके लेक्चर्स को देख लीजिएगा, अगर आपको कोई फास्ट लगता है तो पॉज कर लीजिए। बोलते समय इतना ही टाइम है कि हम इसी तरह से बोलेंगे, आप पॉज करके लिख सकते हो, और बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे। ऑल्दो आई हैव रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन, देन आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एकदम धीमा धीमा रिपीट करते रहें। कुछ बच्चे जल्दी लिख देते हैं, अगर आप नहीं लिख पाते तो पॉज करके फिर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस सारी बातों को बार बार पढ़िए और इसको समझिए अच्छी तरह से। अब देखिए, ये तो स्केलेटल मसल का हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, इसी तरह से सिमिलर वे में कार्डियक मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जरा देखते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स यहाँ कैसे होता है? एक्चुअली स्मूथ मसल्स में रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन एब्सेंट होती है, और उसकी जगह पे यहाँ पे ये प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं काल्मोड्यूलिन, और ये रेगुलेट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को डियर स्मूथ मसल्स में। यहाँ पर ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट। तो जरा इस पॉइंट को लिखिए, इन स्मूथ मसल्स रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन इज एब्सेंट। In smooth muscles, regulatory protein troponin is absent. At their place, they have calmodulin. At their place, they have calmodulin as regulatory protein. Calmodulin as regulatory protein. Calmodulin regulatory protein होता है ये, ठीक है? अब क्या होता है? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल में बाकी सब चीजें तो ठीक होती हैं, सही होती हैं, मगर सोर्स ऑफ कैल्शियम मतलब Ca2+ का जो सोर्स होता है वो स्केलेटल मसल में तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, मगर स्मूथ और कार्डियक मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF ये दोनों होते हैं। तो ये भी बात लिख लीजिए, सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर स्केलेटल मसल इज SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट फॉर स्मूथ एंड कार्डियक मसल इट इज SR
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों जगह से कैल्शियम मिलता है, उसका सोर्स होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्केलेटल मसल वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्मूथ थोड़ा धीमा करती हैं। कार्डियक मसल की अपनी स्पीड होती है, ऑटो रिजिडिटी होती है, बातें आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो बात आपको पहले बताई जा चुकी है कि ATP प्लस H2O, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है इस एंजाइम से जो कि होता है एटीपेज प्रेजेंट ऑन मायोसिन हेड। ये क्या बनाता है, ADP प्लस PI प्लस एनर्जी, यहाँ से एनर्जी मिलती है। मगर जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा तो होता नहीं कि हमारी बॉडी एटीपी बना के रखती है बाल्टी बाल्टी भर। वो एटीपी तब बनाती है जब उसको जरूरत होती है, उस समय वो बनाती है उसको तुरंत। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुरंत एटीपी बनने में बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो तुरंत नहीं बनती। एकदम इनिशियल जो फेज होती है उसमें एटीपी जो मिलता है ना, वो फॉस्फोक्रिएटाइन से मिलता है। देखिए फॉस्फोक्रिएटाइन, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, फॉस्फोक्रिएटाइन वो एडीपी, खाली एडीपी जो होता है उससे बना देता है एटीपी प्लस क्रिएटाइन, एटीपी प्लस क्रिएटाइन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बार स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे एटीपी मसल बना लेती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तब ये क्रिएटाइन को एटीपी देती है और वापस से फॉस्फोक्रिएटाइन और एडीपी बन जाता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एटीपी बाय फॉस्फोक्रिएटाइन टू फॉर्म एटीपी एंड क्रिएटाइन। यही क्रिएटाइन या क्रिएटिनिन होता है जो एक्सक्रीशन में किडनी फिल्टर कर देती है, और ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो आपने एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक साइकिल की जिसे कहते हैं कोरीज साइकिल। कोरी जी की साइकिल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या होता है कि मसल ग्लाइकोजन स्टोर करता है। असल में लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर करता है उसे लीवर यूज भी करता है, पर दूसरों को भी देता है। लीवर का ग्लाइकोजन सभी के लिए अवेलेबल है, पर मसल का ग्लाइकोजन केवल उसी के लिए है। इसका मतलब मसल कहता है मेरा ग्लाइकोजन और तुम लोगों का ग्लाइकोजन, हम सबका ग्लाइकोजन, मतलब मेरा वो भी हो गया, तो लीवर से भी ग्लाइकोजन लेता है। ये मसल ग्लाइकोजन जब कभी यहाँ मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, स्पेशली स्केलेटल मसल में, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। जब हम बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कहते हैं भैया दबा दो, क्योंकि लैक्टिक एसिड वो जमा हो जाता है, तो थोड़ा दबाने से डिफ्यूज होता है, उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड ब्लड में जाता है, और ब्लड में होता हुआ ये लैक्टिक एसिड पहुंच जाता है लिवर में। लिवर इसमें से 1/5 या 20% लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O, ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O में बदल देता है, एनर्जी उससे डिराइव कर लेता है। मगर जो 4th 5th लैक्टिक एसिड होता है, 4th 5th लैक्टिक एसिड, इसे ये कन्वर्ट कर देता है वापस से ग्लाइकोजन में, कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। वो 4/5 को या 80% लैक्टिक एसिड को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ग्लाइकोजन में जो ब्लड ग्लूकोज के फॉर्म में वापस मसल्स के पास जाती है, और मसल उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। ये सिंपल सी पूरी साइकिल है जो बताती है कि मसल जो लैक्टिक एसिड बनाता है उसमें से लीवर 1/5 को तो ऑक्सीडाइज कर देता है कंप्लीटली, और 4/5 को वापस जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो भेज देता है मसल के पास, वहां स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म पढ़ते हैं जिसे कहते हैं रिगर मॉर्टिस। इसका मतलब होता है मरने के बाद आदमी जिस स्थिति में मरा होता है वैसे ही रह जाता है, ऐसे मरा तो ऐसे ही रह गया। तो एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, इसका मतलब आदमी से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में था और वहीं मर गया। तो जैसे ही वो मरा उसमें एटीपी बनना बंद हो गया, कंप्लीट डिप्लीशन हो गया एटीपी का, एटीपी बन ही नहीं सकता किसी तरीके से, और एटीपी लगे बिना मसल रिलैक्स नहीं होती, इसीलिए आदमी की बॉडी अकड़ी रहती है, तो अकड़ी ही रहती है, उसी को कहते हैं रिगर मॉर्टिस।
क्यों होता है? क्योंकि एटीपी कंप्लीटली खत्म हो जाता है, मरने के बाद एटीपी नहीं बन सकता। तो लिखिए रिगर मोर्टिस, एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, extreme rigidity of the body after death is known as rigor mortis. Extreme rigidity of the body after death is known as rigor mortis. It occurs due to complete depletion of ATP, complete depletion of ATP. अब बात करते हैं रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर की। जरा समझ लीजिए फिर बातों को लिख लीजिएगा। रेड मसल फाइबर टाइप 1 और व्हाइट मसल फाइबर टाइप 2 होता है। ये स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। रेड मसल फाइबर थिनर होता है, व्हाइट मसल फाइबर थिकर होता है। रेड मसल फाइबर इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन विच इज ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। इसीलिए लाल कलर का होता है कि उसमें मायोग्लोबिन होता है, और इसके पास मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, तो इसीलिए व्हाइट इन कलर होता है। यहाँ पे मायोग्लोबिन विच इज द ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट वो प्रेजेंट होता है। प्लस यहाँ पर मगर एसआर कम होता है, यहाँ पे एसआर ज्यादा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लो करते हैं। मगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए जल्दी थकते नहीं, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एरोबिक करते हैं मोस्टली, ये मोस्टली एनारोबिक करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत लेस है, इसलिए मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और ये एरोबिक। तो जरा इन बातों को लिख लीजिए और साइड बाय साइड लिख लीजिएगा, बता देते हैं, आप लिखते चले जाइए इन बातों को। रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर जो कि स्लो कांटेक्ट करते हैं या एरोबिक मसल फाइबर, और व्हाइट मसल फाइबर एनारोबिक। पहला पॉइंट लिखिए, दीज रेड मसल फाइबर में these muscle fibers are dark red in color due to presence of oxygen storing pigment myoglobin, due to oxygen storing pigment myoglobin। white में लिखिए, they are white in color due to very less myoglobin, अगर है भी तो बहुत कम है, they are white in color due to very less myoglobin। रेड में लिखिए, अमाउंट ऑफ एसआर इज लो, व्हाइट में लिखिए अमाउंट ऑफ एसआर इज हाई। रेड में लिखिए दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, और व्हाइट में दे आर पुअर इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेड में लिखिए दे मेनली कैरी aerobic respiration, so they contract for longer period without fatigue. They mostly carry aerobic respiration, so they can contract for longer period without fatigue। White में लिखिए, they mainly depend upon anaerobic respiration, so they soon get fatigued। अब रेड में लिखिए, the muscle fibers have slow rate of contraction, और व्हाइट में लिखिए they have fast rate of contraction। तो माना कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसलिए जल्दी थकता नहीं, बहुत देर तक चलता जाता है बिना थके। ये एसआर ज्यादा है, इसलिए जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, मगर बहुत जल्दी थक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एक्सटेंसर मसल एट द बैक ऑफ ह्यूमन, ये रेड मसल फाइबर है। एक्सटेंसर मसल एट द बैक यहाँ होती है, कितने समय तक हम खड़े रहते हैं, आसानी से नहीं थकते, क्योंकि वो रेड मसल फाइबर होती है। और यहाँ पे
आई बॉल मसल्स फॉर आई बॉल मूवमेंट, वो मसल जो आई बॉल का मूवमेंट कराती है, बहुत तेजी से हो जाता है आई बॉल का मूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो वाइट मसल फाइबर होती है। पर अगर बहुत देर तक आई बॉल घुमाइए, बहुत देर तक है, थोड़ी देर ही घुमाइए, थक जाएंगे आप, नींद आने लगेगी, जल्दी आई बॉल को आप घुमा दीजिए तो, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स में कौन सी होगी, रेड की वाइट? बर्ड्स में दोनों होती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स होती हैं उनमें ज़्यादा रेड होती है, वाइट कम होती है बहुत। और जो शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, उसमें वाइट ज़्यादा होती है, रेड बहुत कम होती है। स्पैरो थोड़ी देर उड़ती है, बैठ जाती है, फिर उड़ती है, बैठ जाती है। वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे उड़ने लगेगी तो रास्ते में ही गिर जाएगी, इतनी थक जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्लाइट मसल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड, फ्लाइट मसल्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड्स, फ्लाइट मसल्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड्स। तो इसके साथ ही डियर ये जो मसल का टॉपिक है वो पूरा एंड होता है। अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है स्केलेटल सिस्टम, उसे हम पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा स्केलेटन सिस्टम, और इसको हम पढ़ते हैं अगली बार।